वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो गाइस, आप लोगों के जो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर है, ये रैशनलाइज्ड वे में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि तुम्हारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले जो ये चैप्टर था, इसमें कुछ पोर्शन हमें पढ़ना था, नहीं पढ़ना था। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटीज है तो आप कंफ्यूज मत हो ना। जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, मैं न्यू एनसीईआरटी बुक को रेफर कर रही हूँ, तो न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से वी विल कंप्लीट दिस फुल चैप्टर। ठीक है, काफ़ी कुछ डिलीट हो चुका है चैप्टर में, छोटू सा क्यूट सा चैप्टर अब ये हमारा बन गया है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो अगर आपके पास न्यू बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर लो न्यू बुक का, और जो मैं ये वीडियो देख लोगे एनफ है, यू हैव टू स्टडी दिस। ठीक है, अभी जो है लेट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब ये चैप्टर में पता है हमने क्या पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि हमें अपने नेशन बिल्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस आए, उन्हें हमने कैसे फेस करा। सेकेंड चैप्टर में आपने पहले इलेक्शंस के बारे में पढ़ा। अब ये चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हमारी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी और हमारा नेशन का जो है फाउंडेशंस जो है जब अब रख दी गई थी, दैट वी वर परफेक्टली यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो फिर हमारे नेशन में अब हमें क्या करना था, हमारा एक गोल था, याद है तुम्हें? एक गोल था हमारा ट्विन गोल्स में से कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था और जो है सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना था, पॉवर्टी एलिवेशन करना था। ये बहुत बड़ा रोल था इंडिया का, पॉवर्टी हटाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो आज आप जानोगे कि जब हमने इंडिपेंडेंट इंडिया हम बने तो हमारे कंट्री के लीडर्स ने कैसे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जो है प्रोग्राम्स चलाए, क्या वाले सिस्टम को फॉलो किया था। और एक चीज़ आपने जैसे एंड ऑफ बार्बेरिटी चैप्टर में पढ़ा था कि जो सोवियत यूनियन था वो कम्युनिज्म के मॉडल पे चलता था। तो हमें अपने इंडिया का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी पता लगाना था कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, कि हम सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे देंगे जैसे सोवियत यूनियन में होता था, या हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हक में दे देंगे जैसे कि कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में होता है, अमेरिका में, यूएसए में, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भाई इंडिया अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे चलाएगी। इफ़ यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ना, तो कम्युनिज्म क्या होता है और कैपिटलिज्म क्या होता है ये अपने दिमाग में बिठा लो। नहीं पता तो गूगल पे खुद से सर्च करो, 4-5 लाइन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। मैं इतनी वीडियोज़ में तुम्हें इनका मतलब समझा चुकी हूँ, ठीक है। वरना जो मैं नोट्स देती हूँ उसमें से रीड करो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म जहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर, ऑल द थिंग्स आर इन द गवर्नमेंट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल में होता है सब। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है, सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में होता है। गवर्नमेंट का रोल जो है काफ़ी कम होता है, कम्युनिज्म में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमें सोचना था कि अब जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया बन गए हैं तो क्या हमारा फ्री इंडिया सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देगा कि अब तुम अपने हिसाब से संभालो, या जो है गवर्नमेंट रोल निभाएगी। दिस वी हैड टू डिसाइड। और क्या डिसीजन हुआ था ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें इतना लेंदी इंट्रो इसलिए देती हूँ जिससे तुम्हें चैप्टर का कोर समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर में एक केस स्टडी दे रखी है ओडिशा की। ओडिशा में बहुत लार्ज रिजर्व्स हैं आयरन ओर के, और एक टाइम ऐसा आया था जब पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और मतलब आयरन की, स्टील की डिमांड बढ़ गई थी। तो आयरन स्टील किससे बनता है? आयरन के ओर से बनता है। तो आयरन ओर हमारे ओडिशा में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था, ठीक है। अब वो जो आयरन ओर था बेसिकली कौन सी जगह में था? वहाँ जगह में था आयरन ओर के रिजर्व जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी। तो अब ये क्वेश्चन मार्क आता है, अब आयरन ओर से हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज लगाते, वहाँ रिफाइनरी लगाते, स्टील बनाए, आयरन बनाए, उसे बेचे, एक्सपोर्ट करे, पैसा ही पैसा हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा। बट प्रॉब्लम आती है जब ऐसे फैसले लेने हो कि भाई वो जो आयरन ओर का रिजर्व था वो वहाँ पे था जहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी। तो भाई अगर हम वहाँ पे रिफाइनरी लगाएंगे, अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो उस ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या होगा? वो जो जंगल में रह रहे हैं, वहीं नीचे आयरन ओर है, उन्हें कहाँ भेजेंगे हम, ठीक है। दूसरा, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो अलग डरते थे और वो चिंता दिखाते थे कि अगर हम इतने लार्ज स्केल पे माइनिंग करेंगे तो आगे फ्यूचर में उसका अर्थ के पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। अब अच्छा है भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो माइनिंग करके स्टील निकालना पड़ेगा, बट वी हैव टू थिंक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट होगी जिन पॉपुलेशन की, उनकी भी और इन्वायरमेंट को भी। तो ये फैसला कौन लेगा कि माइनिंग करना फिर सही है या नहीं है? तो ये फैसला लेगा कौन? तो ये फैसला प्लानिंग के थ्रू होता है। तो आज आप जानोगे कि ये तो एक बहुत छोटा सा बात है, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं हमारे देश में, सिचुएशंस होती हैं जिन पे आपको एक चीज़ आपको सही लगेगी बट उसके 4 चीज़ें और हैं, उन पे भी विचार करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट में, ये आप आज जानोगे इस वाले चैप्टर के थ्रू। ये देखो, तो आपके फर्स्ट टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन मतलब होता है बातचीत, आर्ग्यूमेंट्स,
ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स जो होती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जिस पे आप जो है परफेक्टली अग्री नहीं करो, जिस पे आपको थोड़ा सा ना मतलब हो मन में आपके कुछ जो है शंका हो, वो कहेंगे हम उसको कि तुम्हारे मन में कुछ डाउट्स है किसी चीज़ को लेकर, उस पे जो आप कह रहे हो उसको अग्री कर रहे हो, अग्रीमेंट कर रहे हो, उसको हम पॉलिटिकल कंटेस्टेशन कहते हैं। तो जैसे ही हमारे को इंडिपेंडेंस मिली, जैसे ही हम आज़ाद हो गए, तो अब हमें पता था कि हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, सोशल ग्रोथ भी करनी है और इकोनॉमिक जस्टिस भी करना है। यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि भैया कंट्री की इकोनॉमी तो बढ़ रही है पर ये नहीं कि रिच रिचर हो रहे हैं और पुअर पुअर हो रहे हैं, नहीं, पॉवर्टी एलिवेट हो, पॉवर्टी कम हो और रिच और पुअर के बीच का गैप डिक्रीज हो, ऐसे ही हमें अपनी डेवलपमेंट करनी थी। और हमें सब ने, इंडिया का हर एक जो सोसाइटी थी, हर एक प्रकार के लोग ये मानते थे दैट ये जो हमारा डेवलपमेंट का रोल है, ये चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फार्मर हो, गवर्नमेंट के लोग हो, हर किसी को ये चाहते थे कि भाई अकेला हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्री का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नहीं देंगे, हम प्रॉपर वाला जैसे अमेरिका में होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ वो दिखाएंगे, सब कुछ वो अपने हिसाब से करेगी। ईच एंड एवरी इंडियन वांटेड कि भाई जो गवर्नमेंट बनेगी हमारी, उसका रोल होना चाहिए पॉलिटिक्स प्लान करने में, हमारी कंट्री की कैसे आगे अब हम अपनी कंट्री को जो है डेवलप करेंगे, गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये था कि जब गवर्नमेंट काम करेगी कंट्री की इकोनॉमी को संभालने के लिए, तो गवर्नमेंट का रोल कितना होगा, हाउ मच रोल विल द गवर्नमेंट परफॉर्म। क्या कम्युनिस्ट पार्टी जैसा कर देंगे है, जैसा सोवियत यूनियन में है कि वहाँ पे गवर्नमेंट संभालती है पूरा प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वहाँ तो सारी ही पावर गवर्नमेंट के हाथ में, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में तो कुछ था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन थे दैट गवर्नमेंट को रोल तो हम देंगे कि वो हमारी प्लान करेगी कि कैसे कंट्री डेवलप करे इकोनॉमी, बट कितना रोल होगा गवर्नमेंट का, क्या एवरीथिंग शुड बी इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट या क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट के हैंड पे जाएगी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे इन पे लगता था पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन मतलब अ डिस्प्यूट वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा डिस्प्यूट जिसपे स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है, बहुत बातचीत सोच विचार करी जाएगी, ठीक है। दीज डिस्प्यूट्स रिक्वायर्ड टॉक्स बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल ऑफ पब्लिक, यानी कि ये इशू ऐसे होते हैं जिन पे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बातें करेंगी, डिस्कशन हो गया एंड देन उसको पब्लिक का अप्रूवल भी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। अब हमें पॉलिटिकल प्लानिंग क्यों करनी थी, हमें गवर्नमेंट से हम क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट हमारा डेवलपमेंट प्लान डिसाइड करे कि आगे इंडिया को डेवलप कैसे करा जाए, हमारी पॉवर्टी कैसे हटाई जाए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करे। तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है पहले ये जानो, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट है ना, तो पॉलिटिक्स हम क्यों कर रहे हैं, डेवलपमेंट करने के लिए प्लान्ड वे में। जैसे तुम पढ़ाई करते हो स्ट्रेटेजी बना के बोर्ड एग्जाम में 99% लाने के लिए, तो तुम्हारा डेवलपमेंटल गोल क्या है कि भाई मेरे बढ़िया मार्क्स आए, एंड उसके लिए तुम प्लानिंग करते हो, ठीक है। पॉलिटिक्स नहीं करो, तुम डायरेक्ट प्लानिंग करते हो, प्लान बनाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, पढ़ते हो। यहाँ हमें क्या करना है, वाई पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व, क्योंकि गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, पब्लिक का रिव्यू चाहिए हमारे को, पब्लिक को सही लगे वो बात, तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है यहाँ पे। तो अब हम प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं, कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो भाई डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कंट्री की, इसका रियल मीनिंग क्या है, सबके लिए अलग अलग है, बट कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो होगी। तो बेसिकली उस समय में या आजकल भी अगर हम कहें, ज़्यादातर डेवलपमेंट को ना एसोसिएट कर दिया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज से, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज तो डेवलप्ड है ना, जैसे अमेरिका, यूएसए, दे आर, अमेरिका जो है वो डेवलप्ड है, यूएसए, आई एम जस्ट सेइंग इट अमेरिका, तो वो डेवलप्ड है, ब्रिटेन डेवलप्ड है, बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है जो डेवलप्ड है, वी आर डेवलपिंग राइट नाउ। तो ऐसा कहा जाता है कि डेवलपमेंट को कई बार ना उनके पैरामीटर्स में नापा जाता है कि भैया उनके जैसा बनना, जैसे वो मॉडर्न हो गए हैं तो उनके जैसा बनना, उनके जैसा अपना इकोनॉमी को चलाना जो है डेवलपमेंट है। तो काफ़ी समय तक ये चीज़ मानी जाती थी, यही आपको जो है बुक में बता रखा है। अर्लियर डेवलपमेंट वॉज लाइक बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मोर मॉडर्न वॉज लाइक बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, यानी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो जिनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका पहली सेंचुरीज में ही, 17, 18, 19 सेंचुरियों में, वो वाले उनका 16, 17, 18 सेंचुरी में उनकी तरह बनने को डेवलपमेंट कहा जाता था। बट ऐसा नहीं है, हर कंट्री को अपना जो है डेवलपमेंटल पाथ खुद चूज़ करना पड़ता है। और जब भी कोई कंट्री डेवलपमेंट करने के बारे में सोचती थी तो हमेशा ऐसा सोचा जाता था कि क्या वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह वही वाला रास्ता फॉलो करेंगे खुद को डेवलप करने के लिए। जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये डेवलप हो चुकी हैं, तो क्या जो इंडिया है, जैसे अब हमें खुद को डेवलप करना है तो क्या हम भी वही रास्ता अपनाएंगे जो इन्होंने अपनाया था। जैसे इनके रास्ते क्या होते थे, राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हो, लिबरलिज्म को। कैपिटलिज्म मतलब सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगेंगी और वो अपने हिसाब से
से जो है प्रॉफिट और लॉस के सिस्टम पे पूरा का पूरा देश चलेगा। आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ, मटीरियल प्रोग्रेस, यानी कि नए नए आइडियाज़ को ग्रोथ मिलेगी, मटीरियल प्रोग्रेस होगी, साइंटिफिक जो है बेसिकली डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाएगा। क्या हम लोग भी इसी रास्ते पे चलेंगे या हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, ये चीज़ पे बहुत डिबेट्स एंड डिस्कशन जो है वो किए जाते थे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस दिन हमने इंडिपेंडेंस मिली, हमारे पास दो तरीके थे अपना डेवलपमेंटल प्लान को पता लगाने के। दो कौन से रास्ते थे, मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बता चुकी हूँ। एक था हमारे सामने लिबरल कैपिटलिस्टिक मॉडल जो अमेरिकन स्टाइल था, यानी कि जो यूएसए और बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ में, वेस्ट यूरोप की कंट्रीज़ में लगता था। दूसरा हमारे पास मॉडल था यूएसएसआर वाला, जो सोवियत यूनियन का मॉडल था, जैसे जो कम्युनिज्म था, ठीक है। और बहुत सारे हमारे नेशनल लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की, वो ये सोवियत यूनियन वाले मॉडल के हक में थी, जिसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इसलिए फिर धीरे धीरे हमारी कंट्री में डिसाइड हुआ कि हम अपने कंट्री में कैसे डेवलपमेंट अपने यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, कि हम कम्युनिज्म लाएंगे, कैपिटलिज्म लाएंगे, हमने सोचा, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि प्लानिंग खाली सिर्फ हम लोगों ने सोची, तो नहीं, ये मैं सिंपल आपकी बुक में एक लाइन में बता रखा है कि प्लानिंग ना हर कंट्री में करी जाती है उनकी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। इट्स नॉट दैट कि हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम ही प्लानिंग करना शुरू कर रहे थे। देयर आर मेनी डिफरेंट डिफरेंसेस बट एग्रीमेंट ऑन वन पॉइंट, दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट इन हैंड्स ऑफ द प्राइवेट एक्टर्स अलोन। ओके, अब एक चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में सबको पता थी, यानी कि कोई भी हो, चाहे वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेसमैन ही हो, इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो, सब ये कहते थे कि जो भी हो, हम अपने कंट्री की जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देंगे। यानी कि गवर्नमेंट का रोल तो होगा, बट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट का रोल कितना होगा। तो उसके लिए हमें अपना प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाना था। तो हम अपना प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यूजुअली जो है यहाँ पे इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, व्हाट इज़ बॉम्बे प्लान, ठीक है, कि व्हाट इज़ द बॉम्बे प्लान। It has great history. We think that private individual investors, industrialists, big business entrepreneurs do not like the idea of planning. ठीक है, ऐसा सोचा जाता है पूरे वर्ल्ड में कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जिनकी अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वो नहीं चाहेंगे कि प्लानिंग हो, कि गवर्नमेंट का रोल हो कंट्री के अंदर, इंडस्ट्री ऐसे लगाओ, ये सब लगाओ, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो। ज़्यादातर ये सोचा जाता है हर वर्ल्ड, मतलब हमारे वर्ल्ड में और कंट्री में। बट यू नो, इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। इंडिया में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो ईच एंड एवरी प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो, चाहे उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो जो है, और या फिर वो कोई जो है प्राइवेट इंडिविजुअल हो एंड दे आर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, एवरीवन वांटेड दैट गवर्नमेंट का रोल ज़रूर होना चाहिए हमारी प्लानिंग के अंदर। तो यही चीज़ जो है बॉम्बे प्लान में आपको समझ में आएगी। एक सेक्शन था हमारी कंट्री के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस के टाइम पे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, दिस इज़ योर होमवर्क। तो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी कंट्री के 1944 में, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही देखो, हम ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी गवर्नमेंट को, ये हमारे नेशनल लीडर्स को ये कह चुके थे। तो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे आते हैं 1944 में, एंड वो ड्राफ्ट करते हैं जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री। उन्होंने एक प्रपोजल रखा हमारी जो है लीडर्स के सामने कि हम प्लान्ड इकोनॉमी करेंगे अपनी कंट्री की। इट वाज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान, यानी कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक मॉडल होगा उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा और पब्लिक का भी होगा। ऐसा नहीं सब प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं सब पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में दे, दोनों मिलकर कंट्री को चलाएंगी। तभी जो सिस्टम हमने अपनी कंट्री में फॉलो करा है, हम उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ना ही हमने सब गवर्नमेंट के हाथ में दिया, ना ही हमने सब जो है प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया, देयर इज अ मिक्सचर, इसलिए हमारी इकोनॉमी कौन से, मिक्स्ड इकोनॉमी। द बॉम्बे प्लान वांटेड दैट स्टेट टेक मेजर इनिशिएटिव, स्टेट मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, कि मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में और बाकी इकोनॉमिक सेक्टर में, और 10 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट से लेकर हर आइडियोलॉजी के लोग प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट को उन्होंने सपोर्ट करा। सून आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए हमारी कंट्री में, फिर हमने जब हमारा डिसाइडेड था भाई, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ये बात पक्की थी हमारी
कंट्री में कि जब हमें आज़ादी मिलेगी, बेसिकली जो इससे शुरू का हमने चैप्टर पढ़ा ना उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आई डिडंट वांटेड टू लीव कि तुम सोचो दीदी तो डायरेक्ट इस पॉइंट से पढ़ाने लगी, इसलिए मैंने तुम्हें उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। चैप्टर रियल यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा बॉम्बे प्लान से। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ईच एंड एवरी पर्सन ने इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही हमारा पक्का था कि भाई हम प्लान्ड इकोनॉमी करेंगे, गवर्नमेंट का रोल भी होगा और प्राइवेट इंडिविजुअल का भी होगा। और जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली हमने शुरू कर दिया अपना प्लानिंग कमीशन को बनाना। जब हमारी प्लानिंग कमीशन बनी तो प्राइम मिनिस्टर जी जो थे उसके चेयरमैन बन गए, ठीक है। इट बिकेम्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रैटेजी इंडिया वुड अडॉप्ट, ठीक है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी पे हम चलेंगे, कैसे हम अपने देश को चलाएंगे, प्लानिंग कमीशन सबसे आगे थी सब कुछ डिसाइड करने के लिए। ओके, तो बॉम्बे प्लान को याद रखना, ठीक है। तो अब जब हमने प्लानिंग कमीशन बनाई तो अब हमारे प्लानिंग कमीशन ने क्या सोचा कि कैसे इंडिया के अंदर प्लान, जैसे यार तुम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, यू स्टार्टेड कि भैया 1-2 महीने बचे हमारे एग्जाम में, हमें पढ़ना है, तो तुमने पूरा प्लान बनाया ना, अब हमें पूरी कंट्री का डेवलपमेंट करना था, तो हमारी प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाया। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो कई बार मैं आपको वीडियोज़ बना के बताती हूँ, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, आप सीनियर स्टूडेंट से पूछ सकते हो दैट वो कैसे पढ़े थे, यू टेक आइडियाज़, ठीक है। वैसे ही जब हमने अपनी प्लानिंग करी तो हमारे सामने बहुत सारी कंट्री के मॉडल्स थे देखने के लिए कि जो जो चीज़ें हमें इनसे सीख सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। तो हमने एक कंट्री के मॉडल को फॉलो करा, वो कौन, हमारा दोस्त सोवियत यूनियन। हमने उनकी तरह अपनी प्लानिंग कमीशन में एक चीज़ ऐड करी, लाइक यूएसएसआर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान सिस्टम। हमने 5-5 साल के प्लान बनाने शुरू करे कि हमने कहा कि हम 5 साल तक एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करेंगे, ज़्यादा पैसा इस सेक्टर में लगाएंगे, ज़्यादा इनिशिएटिव सेक्टर में दिखाएंगे, फिर अगले 5 साल इस सेक्टर में, फिर अगले 5 साल इस सेक्टर में। तो ऐसे हमने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू कर दिए। तो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर करा डॉक्यूमेंट ऑफ प्लान ऑफ, और प्लान अप करने के लिए क्या है, जब तुम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो क्या करते हो, टाइम लेफ्ट, सिलेबस लेफ्ट, रिवीजन कितना करना है, कितना आता है कितना नहीं आता, सोचते हो। अब गवर्नमेंट को क्या, अपनी प्लानिंग में गवर्नमेंट क्या देखती है कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम होगी अगले आने वाले 5 साल में, कहाँ से गवर्नमेंट पे पैसा आएगा और कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। हो सकता है एक्सपेंडिचर तो टोटल नहीं पता होगा, बट हाँ अंदाजा तो होगा ना, इतना एक्सपेंडिचर होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और तब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। उस बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंड ऑन रूटीन आइटम, जो रूटीन के खर्चे होंगे, ठीक है, और प्लान बजट। नॉन प्लान बजट में क्या है कि अगले 5 सालों तक जो है हर ईयरली बेसिस पे प्रायोरिटी फिक्स कर ली जाती है कि 5 साल में ये चीज़ तो हमें ज़रूर जो है पक्की अचीव कर लेनी है। जैसे नेक्स्ट 5 ईयर में तुम्हारी फैमिली कर रही है कि हमने अपने बच्चे की, तुम जब जैसे समझ लो 5th में थे तब से तुम्हारे जो है पेरेंट्स ने 5th क्लास से सेविंग करनी शुरू कर दी कि भाई अगले 5 साल तक कितना पैसा हो कि हम अपने बच्चे की एजुकेशन में और इन्वेस्ट कर पाए। या तुमने अपने 5 साल के लिए अपने जो है पहली क्लास से सेविंग करनी शुरू कर दी कि जब मैं पढ़ने जाऊँगा तो तब मेरे पास इतनी जो है मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो हम ऑलरेडी 5 साल का हम अपना प्लान हम बनाते थे कि ये 5 साल में हमारे को ये फिक्स चीज़ें हैं, ये ज़रूर से अचीव कर लेनी है, ठीक है। तो एक तो नॉन प्लान बजट हो गया जिसमें तो रूटीन के खर्चे वर्चे होंगे, बट एक 5 ईयर्स है कि इस 5 ईयर में हमें इतना पैसा यहाँ लगाना है और उसका ये रिजल्ट हमें देखना है। तो इसलिए इसका फ़ायदा क्या होता था कि हम लार्ज पिक्चर पे फोकस कर पाते थे। रूटीनली तो हमारे खर्चे मैनेज होंगे ही, बट 5 साल बाद हमारे को ये एक रिजल्ट दिख रहा होगा। तो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उसको सभी बड़े खुश होके जो है, चाहे हमारे कंट्री के टीचर्स हो, जर्नलिस्ट हो, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हो, प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, सभी बड़े ना एक्साइटेड थे हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स को लेकर। जब वो इस्टेब्लिश हुए, जब हमारा प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ था 1951 में, तो पूरा कंट्री काफ़ी एक्साइटेड था। आपके एनसीईआरटी में फ़ोटोज़ भी लगाई गई, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स भी। तो बहुत एक्साइटमेंट से हमारा 5 ईयर प्लान्स चले। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत बढ़िया से चला, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में चला, ठीक है, एंड थर्ड 5 ईयर प्लान तक 1961 तक हमारी प्लानिंग चली। बट हमारा जो 4th 5 ईयर प्लान था गाइस, वो ड्यू टू स्टार्ट रहा, यानी कि वो बहुत देर से स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1961 के बाद, भाई उसके अगले साल से ही शुरू हो जाना था ना। बट हमारा जो 4th 5 ईयर प्लान था वो 1966 में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे दैट 62 में चाइना हमारे पे हमला कर देता है, वॉर शुरू कर देता है हमारे साथ में। उस समय पे बहुत इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर हमारा मिलिट्री पे हुआ, तो इस वजह से हमारे पास समय नहीं था, ना ही रिसोर्सेज थी एक प्लान बनाने की नेक्स्ट 5 ईयर्स का। तो इसलिए हमने ये प्लान को प्लान हॉलीडे करार करा और इसको बाद में कंटिन्यू करा इन द 1966 बाय दिस। और साथ ही के साथ में इस समय तक
जो प्लानिंग का जो जिस जोश से हमने प्लानिंग करना शुरू करा था, जो हमने सोचा था ये हमें रिजल्ट मिलेगा, तो इतने अच्छे रिजल्ट हमें दिखे नहीं थे, तो वी गिव इट अ हॉल्ट, ठीक है। और साथ ही के साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हो रहे थे, तो वी डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे। तो 1961 के बाद हमारा जो फोर्थ प्लान था वो 66 में हुआ था। 1 मार्कर क्वेश्चन है, याद रखना। दो मैनी क्रिटिसिज्म इमर्ज अबाउट द प्रोसेस, हमारे जो ये प्लान्स हैं इनको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि अरे कुछ हुआ नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ भी। तो चलो देखते हैं क्या थे हमारे प्लान्स, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान गाइस चला हमारा 51 से 56 तक, और ये बना था कंट्री को साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए। यही लिख दिया ना, 6 पॉइंट आपने एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, उसको लीड करा था KN राज ने, जो एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने कहा था दैट इंडिया शुड हेस्टन स्लोली। हेस्टन स्लोली, ये तो एक ऑक्सीमोरॉन हो गया कि जल्दीबाजी करनी है धीरे धीरे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेवलपमेंट तो करनी है, अपना विजन रखना बहुत डेवलपमेंट करने का, बट ऐसा भी नहीं कि हम बहुत जल्दीबाजी करके कोई गलत फैसले ले लें। फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी। अगर हम स्टार्टिंग में बहुत डेवलपमेंट, हर जगह बहुत ज़्यादा पैसा लगा देंगे, बहुत डेवलपमेंट ऐसे सोचने लगेंगे, तो हमारा डेंजर भी हो सकता है, मे बी हमें लॉस हो जाए। तो इसलिए हम सोच समझ के कदम रखने वाले हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे फोकस क्या था, याद रखो, एग्रीकल्चर, अग्रेरियन सेक्टर। मतलब पहले 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे हुआ था, और लार्ज मेगा डैम्स इन्वेस्टमेंट हमने करने की सोची थी कि हम अपने कंट्री में आने वाले 5 सालों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाएंगे, जैसे कि बड़े बड़े डैम्स बनने पे, इरिगेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए ना, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, तो बड़े बड़े मेगा डैम प्रोजेक्ट्स में पैसा हमने लगाने के लिए जो है इसमें सोचा। और एग्रीकल्चर को बहुत इफेक्ट पड़ा था पार्टीशन के बाद, इसलिए हमारे को जो है एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पहले फूड शॉर्टेजेस ना हो, भाई पहले अपने आप को फूड सिक्योर करना था, वरना पता चले बाहर के देश से फूड खरीदना पड़ रहा है हमारे को। तो पहले प्लान में फूड में हमने ध्यान रखा। ह्यूज एलोकेशंस हुए थे, भाखड़ा नंगल डैम बनने के लिए बहुत पैसा लगाया गया, बहुत रिसोर्सेज लगाई गई। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो था हमारा, लैंड रिफॉर्म्स करे गए, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ों को करा गया, ठीक है। बेसिक एम था प्लानर्स का, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बेसिक एम क्या था, 1 मार्कर क्वेश्चन, तभी ये ब्लू कलर से दोनों लिखे हैं। रेज द नेशनल इनकम पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो सकती है उतना नेशनल इनकम को जो है इंक्रीज करा जाए, लोगों की सेविंग्स इंक्रीज करी जाए रादर देन उनकी स्पेंडिंग से ज़्यादा उनकी सेविंग। बट पता है आपको ये करना आसान नहीं था। आपकी सेविंग्स कब बढ़ेंगी, जब आप आपकी जो इनकम है, ठीक है, उसमें से आप कुछ हिस्सा स्पेंड करते हो, कुछ हिस्सा सेव करते हो। अब आप क्या सेविंग्स कब बढ़ेंगे, जब आपका एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा, आप खर्चे कम करो, आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। बट जो इंडिया का एक्सपेंडिचर रेट था उस ज़माने में वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लोग कोई फिजूल खर्ची कर ही नहीं रहे थे, तो सेव क्या करे, बचत क्या करे। तो इसलिए हमारे को ज़रूरत थी कि इनकम को और बढ़ाया जाए, तो इसलिए लोगों के पास बचेगा पैसा सेव करने के लिए। तो इसलिए वी हैड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब एंड ऑल दैट, इससे हमारी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होती। तो स्टार्टिंग में तो सेविंग्स पे अच्छा इफेक्ट देखा गया था 1950 से लेके थर्ड 5 ईयर प्लान तक। बट जो हमारा 60s से लेके 70s तक का पीरियड था, फोर्थ 5 ईयर प्लान से लेके आप मानो पीरियड था, उसके बाद लोगों की सेविंग डिक्लाइन हुई थी। वो भी आपको ये पढ़ लो, अभी आगे वाले चैप्टर पढ़ोगे उसमें तुम्हें पता चलेगा। 1960 से 70 के पीरियड में इंडिया में बहुत प्राइस हाइक हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आई थी, बहुत पैसे जो है चीज़ों के दाम बहुत बढ़ रहे थे, तो भाई ऑब्वियसली लोगों की सेविंग डिक्रीज होगी। वो क्यों बढ़ रहे थे उसका रीज़न आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। तो दीज ऑल चैप्टर आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ लिया, उसका फोकस कहाँ था, एग्रीकल्चर पे, मेगा डैम्स बनाने पे, ठीक है। चलो अगला हमारा आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने कहा हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है हैवी इंडस्ट्रीज़, यानी कि अब पहले में तो एग्रीकल्चर सिक्योर करा, दूसरे में हमने सेकेंड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में लगाई जाए, जो पब्लिक सेक्टर में भी ध्यान रखेगी जो है गवर्नमेंट उनका, और वो गुड्स ऐसे प्रोड्यूस करे कि हमें इम्पोर्ट ना करवाना पड़े बाहर से, बल्कि हम एक्सपोर्ट करें चीज़ों को, चाहे बट हमें बाहर के देशों से जो है डेली यूज़ के आइटम्स वगैरह ये सब कुछ भी हमारी इंडस्ट्री सब खुद बनाए। जैसे वो सोवियत यूनियन में पड़ा था ना, पिंस टू कार्स तक सब खुद बनाते, तो हमारा भी विजन था कि हम हेवी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज़ भी लगाएं और सब टाइप की इंडस्ट्री अपनी कंट्री में लगाएं, ठीक है। हेवी इंडस्ट्री में तो मेनली आयरन और स्टील की भी इंडस्ट्री आती है, ठीक है। तो ये जो था ये प्लान, ये लीडरशिप में किसकी जो है चला था, PC महलोनोबिस की। तो ये जो है एक
इनके नाम आप बिल्कुल याद रखना वन मार्कर के लिए। जो जैसे कि हमारा फर्स्ट प्लान ने पेशेंस सिखाया था कि आहिस्ता आहिस्ता चलो, वैसे ही हमारा सेकंड प्लान ने क्या कहा, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब आ गया है मोमेंट डायनामिक हो जाने का, हर तरफ आपको चेंजेस लेकर आने हैं। तो बिफोर दिस प्लान वॉज फाइनलाइज, इस प्लान को फाइनलाइज होने से पहले कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया था। कांग्रेस ने अवधि में नियर द मद्रास सिटी अपना एक रेजोल्यूशन पास करा था, एक असेंबली करी, एक मीटिंग करी, उसमें अपना एक रेजोल्यूशन पास करा एंड इट डिक्लेयर्ड दैट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी वॉज इट्स गोल, यानी कि कांग्रेस ने अपने आप को सोशलिस्टिक पैटर्न पे चलाने का कहा। और यही चीज़ सेकेंड प्लान में दिखाएगी ना, व्हाट इज द सोशलिस्टिक पैटर्न, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो पॉवर्टी एलिवेशन करेगी, इंडस्ट्री लगाए, सब्सिडीज प्रोवाइड करे, देश को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, प्राइवेट का कम होगा, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कांग्रेस ने खुद भी अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और यही चीज़ सेकंड 5 ईयर प्लान में दिखाई गई। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इफ़ यू हैव इंडियन इकोनॉमिक्स, तो आप एलपीजी वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो 1950 से 1991 का पीरियड पढ़ते हो, उसमें यही सब आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटैंशियल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जब सोशलिस्टिक पैटर्न आ गई, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब चलाएगी, तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट पे बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, यानी कि कोई भी गुड अगर आपको बाहर से मंगाना है तो उस पर बहुत टैक्सेस है, वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो एज अ रिजल्ट तुम खुद अपनी कंट्री में उसे प्रोड्यूस करो। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। जैसे ब्रिटिशर्स के ज़माने में हमारे साथ बहुत बड़ी जो है ऐसे धोखाधड़ी हुई, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपने फैक्ट्रियों के इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे मंगाए। अब वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हमें सस्ते मिल रहे थे, जैसे कपड़ा फैक्ट्री का बना हुआ इम्पोर्टेड ब्रिटेन का सस्ता होता था, हमारा हैंडमेड महंगा होता था, तो हमारे को बहुत नुकसान होता था, उनके चीज़ें बिक जाती थी। तो अब हमने क्या करा, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करा, इंपोर्ट्स पे इतने टैक्सेस लगा दिए कि यहाँ के इम्पोर्टेड प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको बूस्ट मिला। धीरे धीरे सेविंग्स इंक्रीज होने लग गई, इन्वेस्टमेंट ग्रो होने लगी। जब आपके पास सेविंग होगी तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, और ये वो टाइम था जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में, गाइस ये टाइम था इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडस्ट्रीज़ लगाने का। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन, ये सब डेवलप करा, और सब पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ लगी थी, सब पब्लिक सेक्टर के अंडर में डेवलप हुआ था। तभी क्या लिखा है, सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ हमने 10th में पढ़ रखा है, ये सब जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में, जिसमें आयरन, स्टील वगैरह ये सब आती है, ठीक है। और बाकी भी तो बढ़ावा तो सबको ही देना था, ठीक है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो प्रॉब्लम थी सेकेंड 5 ईयर प्लान की बहुत ज़्यादा, वो क्या है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड था, हमें हैवी इंडस्ट्रीज तो लगानी थी, बट टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, टेक्नोलॉजी खरीदनी उनसे पड़ती थी बाहर के देशों से, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए चाहिए होता है, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, लिमिटेड होता था, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ बता रखी है, इंडिया की टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थी, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वहाँ टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए जो है यूटिलाइज करना पड़ता था। एज इंडस्ट्रीज अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट दैन एग्रीकल्चर, द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम लार्ज। तो पहला ड्रॉबैक क्या हुआ सेकेंड 5 ईयर प्लान का, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, या फिर बहुत खर्चा करना पड़ा था। दूसरा क्या हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा गया, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से फोकस डाइवर्ट हो गया। अब भाई तुम इंडस्ट्री पे तो फोकस करो, बट एग्रीकल्चर से फोकस हटा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सही से नहीं होगा और कंट्री में फूड शॉर्टेज ही होने लगी, तो फूड ही इंपोर्ट कराना पड़ेगा, अनाज इंपोर्ट कराना पड़ गया, ड्रॉट आ जाएगी, फिर कंट्री के अंदर जो है फूड शॉर्टेजेस हो गई, तो फेमाइन आ जाएगी कंट्री के अंदर, आई से, तो वो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। तो फूड सफिशिएंसी तो सबसे पहले कंट्री के अचीव करने के लिए इंडिया प्लानर्स, एक समय ऐसा आया हमारे प्लानिंग स्ट्रक्चर का कि जो हमारे प्लानर्स थे वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि इंडस्ट्री पे भी इक्वली ध्यान दिया जाए और एग्रीकल्चर पे भी। जो थर्ड प्लान बना वो भी सेकंड प्लान से ज़्यादा डिफरेंट नहीं, तो उसने भी इंडस्ट्री पे ज़्यादा जो है फोकस करा। तो क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट करा जो हमारी प्लान स्ट्रेटजीज है इस टाइम के अराउंड, यानी कि सेकंड थर्ड प्लान के अराउंड, उनमें जो है काफ़ी मिस्टेक्स है। इनफैक्ट दे हैड अर्बन बायस। अर्बन बायस मतलब वो गाँव को तो देख ही नहीं रही थी, वो शहरों में ही विकास कर रही थी। तो गाँव का विकास करोगे, डेवलप
डेवलपमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा पूरी कंट्री के डेवलपमेंट में। अदर्स, कुछ ऐसे क्रिटिक्स थे जो सोचते थे दैट इंडस्ट्रीज वर रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर है। कुछ सोचते थे कि भाई इंडस्ट्रीज को इतनी महत्वता देनी गलत है एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड देयर वर ऑल्सो दोज हु वांटेड टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज ज़्यादा देन हैवी वन। कुछ ऐसे सोच रहे थे कि भाई ये जो हैवी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है आयरन स्टील प्लांट वाली, इससे ज़्यादा अच्छा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सबके क्रिटिसिजम्स थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के। तो ये बस आपको याद रखने हैं 5-6 क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर बहुत शॉर्ट है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जाम। पहला, बॉम्बे प्लान क्या था, ठीक है। दूसरा, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी। हमारे सामने 2 पैतरे थे आजमाने के लिए, कौन से, या तो कैपिटलिज्म फॉलो कर लो या फिर सोवियत यूनियन वालों का कम्युनिज्म फॉलो कर लो। हमने दोनों ही नहीं करा, हमने दोनों का मिडिल पाथ जो है फॉलो करा, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ गवर्नमेंट का रोल भी होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी, गवर्नमेंट की भी चीज़ें होंगी, प्राइवेट की भी होगी। ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी एक हम जो है एंड को चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमने प्लानिंग कमीशन लगाई। अपनी प्लानिंग कमीशन कब बनी, उनके जो है चेयरपर्सन कौन थे, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है किस पे फोकस करा गया, एग्रीकल्चर पे, क्या उसके अचीवमेंट है। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या हुआ, उसके अचीवमेंट क्या थे और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। और एक चीज़ याद रखना, नीति आयोग, ठीक है। तो हमारी जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द नीति आयोग। और नीति आयोग को भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। तो नीति आयोग को ने कब रिप्लेस करा था प्लानिंग कमीशन को, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी अगर तुम्हें इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो मैंने बेहतरीन से नोट्स अपलोड कर दिया अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ से देख सकते हो। पिन कॉमेंट में से भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स है। कोई क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चेक करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के, तो उसकी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और बाकी चैप्टर्स पढ़ने ऐसे ही अपने ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, तो जाके मेरे चैनल को चेक करो। आई हैव टॉट द फुल सिलेबस। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।